वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली रजा। मेरा नाम अहमद। दोस्तों, ये ऑपरेशन सिंदूर का अभी तक ये कुछ बात चल रही है और ये मोहक भाई है, ये डिटेल से हमें एक्सप्लेन करेंगे क्या ऑपरेशन सिंदूर था। देखें भाई। यार प्ले करो। प्रेसिडेंट जेडी वैंस फॉक्स न्यूज की जर्नलिस्ट मार्था मैकैलन के साथ एक इंटरव्यू कर रहे थे। मार्था उनसे यूएस यूके डील, चाइना और रशिया के बारे में सवाल पूछती और एक समय वो उनसे पूछती कि आप डरे हुए नहीं हो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। How concerned is the administration about the potential for nuclear war between India and Pakistan? यूएस वाइस प्रेसिडेंट जवाब देते हैं, What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of a war that's fundamentally none of our business. तो यूएस स्टेटमेंट बहुत क्लियर है कि ये मामला इंडिया और पाकिस्तान का है, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। और ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी से बहुत कंसिस्टेंट है, जिन्होंने कहा है कि पिछले यूएस प्रेसिडेंट्स की तरह वो दूसरी जंगों के बीच में नहीं आए। एक्सेप्ट 24 घंटे बाद पता चलता है कि सिचुएशन बहुत अलग है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मार्को रूबियो इंडिया और पाकिस्तान के लीडर्स के साथ कॉन्स्टेंटली फोन पर है। जेडी वैन प्रधानमंत्री मोदी को डायरेक्टली कॉल करते हैं डी एस्केलेट करने के लिए, पर भला क्यों? 10 मई की देर रात के समय CNN एक आर्टिकल पब्लिश करता है। वैंस कॉल्ड इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू encourage ceasefire talks after receiving alarming intelligence। अब अमेरिका को क्या अलार्मिंग इंटेलिजेंस मिली जिसकी वजह से उनके वाइस प्रेसिडेंट पूरी तरह पलट गए। उन्होंने कहा कि हमारा लेना देना नहीं है इस चीज से, Fundamentally none of our business. पर बस 2 दिन के अंदर उन्होंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी को कॉल किया डी एस्केलेट करने के लिए। क्या थी ये इंटेलिजेंस? इसका जवाब हमें मिल सकता है जो इस आदमी ने कहा था 23 साल पहले 2 इटालियन फिजिसिस्ट को जो पाकिस्तान आ रहे थे। इस आदमी का नाम है जनरल खालिद किदवाई। पर इस चीज को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि 7 मई से अभी तक हुआ क्या है। मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। प्लीज आस्क फॉर हेल्प। करीब 2 हफ्ते बीत गए हैं जब से पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था जहां 26 बेगुनाह लोग मारे गए थे। इस अटैक के बाद सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया एक मिलिट्री ऑपरेशन करेगा, पर ऐसा ही हुआ। रात के 1 और 1:30 बजे के बीच इंडिया का अटैक आता है। 1:44 बाद सरकार एक प्रेस रिलीज जारी करती है कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने एक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। इंडियन सरकार बोलती है कि हमने पाकिस्तान के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। टोटल 9 टेररिस्ट बेसिस को टारगेट किया जाता है और ये अटैक बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि बस टेररिस्ट साइट्स जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है उनको ही नहीं टारगेट किया जाता, बल्कि वो भी साइट्स जो बॉर्डर से कई किलोमीटर दूर पाकिस्तान में है। इन स्ट्राइक्स ने क्लियरली दिखाया कि अब इंडिया की एंटी टेररिज्म पॉलिसी चेंज हो गई है। बस डिप्लोमेसी से काम नहीं चलेगा, बल्कि इंडिया पाकिस्तान की टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद टारगेट करेगा। इंडियन सरकार अपनी प्रेस रिलीज में कहती है कि हमने किसी भी मिलिट्री या फिर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया, बस टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ही किया है। इन अटैक्स के वीडियोस भी रिलीज करे जाते हैं। सुबह के 10 बजे एक ऑफिशियल ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग बुलाई जाती है। इस मीटिंग को लीड कर रही हैं कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर रोमेका सिंह और देश के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री। ब्रीफिंग के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी कहती है कि इंडिया की तीनों सर्विसेज आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने एक 25 मिनट का जॉइंट ऑपरेशन किया पहलगाम टेररिस्ट अटैक के खिलाफ। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। विंग कमांडर व्योमिका सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में करीब 21 टेररिस्ट कैंप्स हैं, सवाई नाला से लेकर बहावलपुर तक। Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. कर्नल सोफिया कुरैशी इंडियन आर्मी की कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स में एक ऑफिसर थी और उन्होंने इतिहास रचा जब वो पहली महिला बनी जिन्होंने फोर्स 18 जो एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है उसमें इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग टीम को लीड किया। उनके परिवार ने इंडियन आर्म फोर्सेस को कई सालों से सर्व किया है।
जबकि विंग कमांडर व्योमिका सिंह एक डेकोरेटेड हेलीकॉप्टर पायलट है इंडियन एयरफोर्स की। उनका नाम व्योमिका इसी वजह से रखा गया था क्योंकि उनका बचपन का सपना था एक पायलट बनने का। एक कई कारणों की वजह से इन 2 ऑफिसर्स को हमारी प्रेस ब्रीफिंग को लीड करना सिंबॉलिक है। पहला इस मिलिट्री ऑपरेशन का नाम ही था ऑपरेशन सिंदूर, उन महिलाओं के लिए जिन्होंने अपने पति और पिता खोए इस अटैक में। और दूसरी चीज़ की 2 सीनियर विमेन ऑफिसर्स को ये जिम्मेदारी दी गई जो डिफरेंट रिलीजन से, ये दिखाने के लिए कि इंडिया पाकिस्तान से कितना अलग है। इस ब्रीफिंग में बताया जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के टारगेट्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बेसिस पर चुने गए थे। जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद शहर में सवाई नाला पर अटैक किया गया, जो लश्कर तैयबा का सेंटर है जब वो टेररिस्ट ट्रेन हुए थे जो 2024 के सोनमर्ग, गुलमर्ग और हाल ही के पहलगाम अटैक में शामिल थे। मुजफ्फराबाद में सैदना बिलाल पर भी अटैक किया गया जो एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है जहां हथियार स्टोर करे जाते हैं और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाती है। जबकि पाकिस्तान के अंदर 4 साइट्स को टारगेट किया गया जहाँ टेरर कैंप्स हैं, जैसे मुरीद के का मरकाज ताइबा जहाँ अजमल कसाब और डेविड हेडली जैसे टेररिस्ट ट्रेन करे गए थे मुंबई के 26/11 अटैक के लिए। इस लोकेशन की आप इमेज देख सकते हो अटैक के पहले और बाद। स्काई न्यूज़ के डेटा और फोरेंसिक कॉरेस्पॉन्डेंट टॉम चेशन ने एक बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन रिवील भी करी इस लोकेशन के बारे में। पाकिस्तानी मिलिट्री कहती है कि मुरीद के तो छोड़ो, पूरे पाकिस्तान में कोई टेरर कैंप्स नहीं है, पर टॉम को क्या मिला? Before those strikes happened, videos were posted from the area by people supporting terror groups. उन्होंने देखा है इंडियन एयरफोर्स ने विजुअल्स रिलीज करे ये दिखाने के लिए कि इस लोकेशन को अटैक किया गया मिसाइल से 4 बार। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। एक और एरिया जिसको अटैक किया गया था वो है मरकाज सुभान अल्लाह बहावलपुर में, जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है जहाँ रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और इंडोक्ट्रेशन होती थी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह कहती हैं कि ये सारी साइट्स बहुत सोच समझ के चुनी गई थी ताकि सिविलियंस या फिर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना पहुंचे। और एक बात याद रहे कि प्रेस ब्रीफिंग में जो भी वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं ना वो बहुत सोच समझ से यूज़ करे जाते हैं, किसी के मूड पे डिसाइड नहीं होती प्रेस ब्रीफिंग। कई चीज़ें कैंसिल करी जाती है, ड्राफ्ट्स रिवाइज होते हैं और फिर एक मिलिट्री डिसीजन और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। और इंडियन सरकार और मिलिट्री ने ये स्ट्रैटेजी इसलिए चुनी क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान के मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर देगा तो पाकिस्तान को परमिशन मिल जाएगी यही चीज़ करने की। पर उन्होंने ये भी क्लियर किया कि अगर पाकिस्तान इसको एस्केलेट करने की कोशिश करता है तो इंडियन आर्म फोर्सेस एक मुंह तोड़ जवाब देंगी। पर हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि सरहद पार पाकिस्तान में क्या रिपोर्ट किया जा रहा था। पाकिस्तान कहता है कि 8 सिविलियंस मारे गए और 35 लोग घायल। जो मारे गए उनमें बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहते हैं कि इंडिया को इस चीज़ के लिए भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर बिला इख्तियार जारियत की और मासूम लोगों को टारगेट किया है। वो कहते हैं कि इंडिया ने 24 अटैक करे पाकिस्तान की 6 डिफरेंट लोकेशंस पर। इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के मिनिस्टर कहते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने सिविलियन एरियाज को जानबूझकर टारगेट किया है। India has attacked civilian targets, including a mosque and residential accommodation on 5 locations in Pakistan. डॉन न्यूज जो पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर न्यूज वेबसाइट्स है, वो कहती है कि बहावलपुर में सुबान मॉस्क को निशाना बनाया गया। इधर पाकिस्तान के मिनिस्टर बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं। Let me make it very clear, there are no terrorist camps in Pakistan. Pakistan is a victim of terrorism. We are fighting the terrorists on our western borders. We are the frontline state against terrorism. पर इस बार स्काई न्यूज की जर्नलिस्ट याल्दा हकीम उनको एक जवाब देती है। Can I just point out to you, on my program just a week ago, your Defence Minister Khwaja Asif admitted that Pakistan has for decades had a policy of funding, backing and using terrorist groups as proxies in the country. In fact, in 2018, President Donald Trump cut military aid to Pakistan because he accused Pakistan of playing a double game. यकीम उनको याद दिलाती है कि उसामा बिन लादेन कहां पाया गया था। इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स रिटेलिएट करती है। डॉन की हेडलाइन में लिखा है कि
कि इंडिया के ईविल अटैक के बाद पाकिस्तान एक मुंह तोड़ जवाब देता है। पाकिस्तान क्लेम करता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने 3 रफाल जेट, एक Su-30 और एक MiG-29 को गिरा दिया। डॉन न्यूज लिखता है कि एयरक्राफ्ट को रिपोर्टेडली डिस्ट्रॉय कर दिया गया और पायलट मारा गया, पर वो ये भी कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं करी जा सकती। पर ऑपरेशन सिंदूर में बस इंडिया और पाकिस्तान ही इंटरेस्टेड नहीं है, चाइना भी है। इस ऑपरेशन के बस 3 घंटे बाद सुबह के 4 बजे चाइनीज एम्बेसी ऑफिशियल्स इस्लामाबाद की फॉरेन मिनिस्ट्री में पहुंचते हैं डेटा को देखने के लिए। भला क्यों? क्योंकि ये पहली बार है कि इस चाइनीज जेट को रियल कॉम्बैट में यूज किया जा रहा है और ये डेटा चाइना के लिए बहुत ही जरूरी है। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ वही लाइन को दोहराते हैं कि उन्होंने 5 इंडियन जेट्स को मार गिराया है और कुछ पायलट्स को तो पकड़ भी लिया है, पर इंडियन आर्मी इस चीज को डिनाई कर देती है और CNN पर डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ एक सवाल पूछा जाता है। Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? तो एविडेंस के लिए डिफेंस मिनिस्टर पता है क्या बोलते हैं कि सोशल मीडिया में ही लिखा है। It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. पाकिस्तानी आर्मी फिर बमबारी स्टार्ट कर देती है जम्मू के राजौरी और पूंछ डिस्ट्रिक्ट्स में और कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामुल्ला इलाकों में। कई घर बर्बाद हो जाते हैं, करीब 50 लोग घायल हो जाते हैं और 15 लोगों की जानें जाती हैं। LOC के पास एक इंडियन सोल्जर तैनात, वो भी शहीद हो जाते हैं। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी एक कैबिनेट मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी अपने कैबिनेट को बताते हैं ऑपरेशंस के बारे में। कुछ ही देर के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो मदद करने की कोशिश करेंगे। सुबह के 4 बजे रिपोर्ट्स आती कि पाकिस्तान और बमबारी कर रहा है LOC के पास। करना इलाके के सिविलियन एरियाज को टारगेट किया जाता है, पर क्योंकि हालात को समझ के पिछले ही दिन सिविलियंस को मूव कर दिया गया था, इस वजह से कोई कैजुअलिटीज नहीं होती। पर बॉर्डर इलाकों में लोग अपनी जान के लिए डरे हुए। हमें पता नहीं लगा कहाँ से गोला आया, कहाँ पड़ा, क्या कुछ नहीं, बस हमें धुआं ही धुआं नजर आता था। अब इस समय न्यूज चैनल्स ओवरड्राइव पर चले जाते हैं। जैसे वो कहते हैं कि अमृतसर को टारगेट किया जा रहा था सरफेस टू एयर मिसाइल्स के जरिए, पर ये चीज कंफर्म नहीं होती। दूसरी तरफ जियो टीवी कहता है कि लाहौर को टारगेट किया है इंडिया ने। एयरपोर्ट भी था और भोपाल में जखीराबाद है ये, और यहाँ पर कुछ धमाकों की आवाजें आई हैं। लोगों को कहने से 2 से 3 धमाकों की आवाजें आई हैं। सुबह के 8 बजे 21 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया जाता है और भारत सरकार एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाती है ऑपरेशन सिंदूर पर। राजनाथ सिंह और अमित शाह ऑपोजिशन को बताते हैं कि लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर्स, मुरीद के में उनके ट्रेनिंग कैंप और जैश-ए-मोहम्मद के बहावलपुर के हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया गया है। द हिंदू रिपोर्ट करता है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस मीटिंग में बताया कि कम से कम 100 टेररिस्ट मारे गए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंफर्म करती है कि रात में पाकिस्तान ने अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोड़ी, उत्तर लाए और भुज को ड्रोन्स और मिसाइल से टारगेट किया, जिसको इंटीग्रेटेड काउंटर US ग्रिड एंड एयर डिफेंस सिस्टम्स ने न्यूट्रलाइज कर दिया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंफर्म करती है कि उन्होंने लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया। पाकिस्तान इस चीज को मानने से मना कर देता है, जबकि वो कहता है कि इंडिया ने अपने 25 से ज्यादा ड्रोन्स सरहद पार भेजे और इस चीज का वो जवाब देंगे। Undertaken yet another blatant military act of aggression against Pakistan by sending Harop drones at multiple locations. रात के 9 बजे ब्लैकआउट और सायरन्स बजते हैं जम्मू, उधमपुर, अखनूर और पठानकोट में। पाकिस्तान ने कोऑर्डिनेटेड एरियल असॉल्ट लॉन्च किया। 300 से 400 पाकिस्तानी ड्रोन्स LOC को क्रॉस करते हैं इंडिया के करीब 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने के लिए। एक ड्रोन जम्मू एयरपोर्ट को हिट करता है, जिसके बाद इंडिया अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करता है। गार्डियन में एक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान ने पंजाब के पठानकोट में एक एयरबेस को भी टारगेट किया। जैसे जंग आगे बढ़ती है, उसी के साथ इंडियन न्यूज चैनल की क्रेडिबिलिटी गिरते जाती है। जी न्यूज कहता है कि इस्लामाबाद पर कब्जा ले लिया। लाहौर और इस्लामाबाद में बहुत बड़ी तबाही हुई है। जवाबी हमले में पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जबकि ABP आनंद कहता है कि इंडियन नेवी की INS विक्रांत लाहौर पहुंच गई, एक ऐसा शहर जो समुद्र के पास है ही नहीं। न्यूज चैनल्स अमेरिका के फिलाडेल्फिया में प्लेन क्रैश के विजुअल्स दिखाते हैं, ये दिखाने के लिए कि कैसे INS विक्रांत ने कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। आज तक और कई न्यूज चैनल्स अपनी कवरेज में सायरन्स का यूज करने लग गए।
इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक गाइडलाइन शेयर करी ताकि ये बकवास टीवी चैनल्स पर बंद हो सके, ताकि लोगों के बीच पैनिक ना फैले और उनको एक्चुअली पता चल सके जब असली सायरन बजे। धर्मशाला में हो रहे पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के मैच को बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि फ्लड लाइट्स का एक टेक्निकल फेलियर हो गया था। बाद में ये बोला जाता है कि सिक्योरिटी के बारे में इसलिए नहीं बोला गया ताकि अफरा तफरी ना मचे और लोग सेफली इवैक्यूएट कर पाए। रात के 10:30 बजे वॉशिंगटन डीसी और न्यू दिल्ली के बीच फोन कॉल स्टार्ट हो जाते हैं। एक साइड है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और दूसरी साइड है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। मार्को रूबियो कहते हैं कि इंडिया को डी एस्केलेट करना चाहिए, पर ये चीज़ मार्को रूबियो ही नहीं, इंडिया में कई लोग कह कि जंग से किसका फायदा होगा। ये एक चैप्टर है उद्योग पर्व से, जो महाभारत की 5वीं किताब है, जहाँ कोशिश करी जा रही है कि किसी तरह पांडव और कौरव के बीच जंग ना छिड़े। इसलिए भगवान कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं धृतराष्ट्र से बात करने के लिए। वो बोलते कि मैं इधर शांति के लिए आया हूँ, भाइयों के बीच खून नहीं बहना चाहिए, जो पांडव का है उनको दे दो, धर्म का पालन करो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं इधर एक योद्धा या फिर वॉरियर के रूप से नहीं आया, बल्कि एक मीडिएटर के रूप से आया। वो कहते हैं कि शांति पॉसिबल है, आप उनको बस 5 गांव दे दो और वो इससे खुश हो जाएंगे। राज दरबार में शांति है और इसी समय दुर्योधन उठता है और भगवान कृष्ण का मजाक उड़ाता है, मैं उनको इतनी सी भी जमीन नहीं दूंगा। और इसी समय भगवान कृष्ण का रूप बदल जाता है। वो विष्णु के अवतार से बोलते हैं कि मैं इधर शांति के लिए आया था, पर जब धर्म का पालन नहीं किया जाता और अहंकार एक नियम बन जाता है, तब युद्ध लड़ना हमारा धर्म बन जाता है। जब हर तरीका अपना लिया जाए और तब भी बात न बने, तब युद्ध लड़ना एक लौता रास्ता बन जाता है। और ये धर्म के साथ है और यही हमारा धर्म है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये युद्ध जमीन के लिए नहीं है, बल्कि धर्म के लिए। अगर इंग्लिश में बोलूँ तो ऑल वॉर्स आर अवॉइडेबल बट सम आर इनएविटेबल। जो इंडिया का मिलिट्री ऑपरेशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है डिटरेंस को कंक्लूड किया है कि जो बेनिफिट्स हैं उनके टेररिज्म पॉलिसी के, वो उनकी कॉस्ट से कई ज़्यादा है। बेनिफिट्स हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री पाकिस्तानी स्टेट और इकोनॉमी को डोमिनेट कर सकती है, और कॉस्ट उनके हिसाब से बहुत कम है क्योंकि दोनों ही देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, इसलिए इंडिया ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होगा। पुलवामा के टेररिस्ट अटैक के बाद इंडियन सरकार ने इस कॉस्ट को बढ़ाने की कोशिश करी थी जब उन्होंने अटैक की, और इस बार इंडियन सरकार ने कॉस्ट को और बढ़ाया है मल्टीपल अटैक्स करके पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर। अब बस सवाल ये है कि ये कॉस्ट क्या इतनी ज़्यादा थी कि पाकिस्तान अपनी टेररिज्म की पॉलिसी रोक देगा? इसको आंसर करने से पहले अपनी कहानी पर वापस आते हैं। दिल्ली में कई हाई लेवल इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इंडियन आर्म फोर्सेस के चीफ से मिलते हैं, जबकि थोड़ी ही दूर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल प्रधानमंत्री मोदी से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंफर्म करती है कि पाकिस्तानी ड्रोन्स ने इंडिया की मिलिट्री स्टेशंस जो जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में है उनको टारगेट किया, पर इन अटैक्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया, इसलिए कोई डैमेज नहीं हुआ और कोई कैजुअलिटीज भी नहीं। देर रात इंडियन सरकार फिर 24 एयरपोर्ट के फ्लाइट ऑपरेशंस को सस्पेंड कर देती है और फिर रात के 2 बजे एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट होता है जम्मू एंड कश्मीर में। Last night in the Samba district of Jammu and Kashmir, the Border Security Force detected the movement of terrorist infiltration on the surveillance grid. कई आर्म्ड मिलिटेंट्स बॉर्डर क्रॉस करते हैं, पर उनको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की गन फायर रोक देती है और इसी दौरान 7 टेररिस्ट मारे जाते। इसी समय फॉक्स न्यूज पर यूएस प्रेसिडेंट जेडी वैंस का एक इंटरव्यू आता है और वो अमेरिकन पोजीशन बहुत क्लियर कर देता है। What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of war that's fundamentally none of our business. अगले दिन सुबह के 8 बजे इंडियन आर्मी अपनी स्टेटमेंट रिलीज करती है कि हमने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। In fact, Pakistan Armed Forces launched multiple attacks using drones. The army has reacted to Pakistan's escalation, that the army has confirmed that the drone attacks were effectively repulsed. इंडियन एयर स्ट्राइक्स की वीडियो क्लिप्स शेयर करी जाती हैं। जंग बस जमीन पर ही नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी हो रही है, क्योंकि हर जगह मिस इन्फॉर्मेशन है। हर इमेज और हर वीडियो को फैक्ट चेक करने की जरूरत है, क्योंकि एक वॉर के दौरान ये इन्फॉर्मेशन ही पब्लिक के परसेप्शन को चेंज करती है। इसी वजह से कुछ लोग के खिलाफ FIR भी दर्ज होती है जो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैला रहे हैं। सुबह के 10 बजे चंडीगढ़ में सायरन सुनाई देते हैं, क्योंकि एक एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक करने की संभावना है।
लोगों को बोला जाता है कि उनको घर के अंदर ही रहना है और बालकनी में नहीं आना है। इसी दौरान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्लियर इंस्ट्रक्शंस देती है इंडियन न्यूज चैनल्स को कि उनको कोई लाइव कवरेज और रियल टाइम रिपोर्टिंग नहीं करनी है डिफेंस ऑपरेशंस की। लॉजिक बहुत क्लियर है, पर ये लॉजिक न्यूज चैनल तक पहुंचती नहीं है क्योंकि वो अपने ही धुन गा रहे हैं। ये खबरें आती हैं कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया गया है, यानी कि पाकिस्तान के हर बड़े शहर को टारगेट पर लिया जा रहा है और स्ट्रेटेजिकल तरीके से इस पर एक्शन भी लिया जा रहा है। चौबे मैं सीधा आपके पास में आऊंगा। ये खबरें क्लियरली दिखाती है कि इंडियन जर्नलिस्ट नहीं है, बल्कि वो एंटरटेनर्स है। जो मुरीद के की इन्वेस्टिगेशन भी हुई वो किसी इंडियन जर्नलिस्ट ने नहीं करी, बल्कि एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने करी। This is Murid K in Pakistan, home to the Markaz Tayyiba Mosque. India struck this location on Wednesday the 7th of May, targeting what it called terrorist infrastructure. Thankfully हमारे एम्बेसडर्स बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत मैच्योरली कम्युनिकेट कर रहे हैं वॉशिंगटन डीसी और लंदन में। What it shows the world, what it shows us, what it shows everybody is that Pakistan has again decided to stand with the terrorists. Rather than take action against them, they are essentially lending them support. We wouldn't be surprised if they are themselves involved in this. जैसे विनय कवात्रा CNN में इंडिया का हक रखते हैं। दोपहर के 12 बजे BCCI अनाउंस करती है कि IPL को सस्पेंड किया जा रहा है। पाकिस्तान से तनाव के बीच IPL को रोका गया है सुरक्षा के चलते। शाम के 5:30 बजे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस स्पोक्सपर्सन कैमरास के सामने आते हैं। वो बोलते हैं कि इंडियन एयर स्ट्राइक ने जानबूझकर सिविलियन को टारगेट किया जब महिलाएं और बच्चों की मौत हुई है। वो ये भी कहते हैं कि इंडियन एयर स्ट्राइक्स ने नीलम झेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को टारगेट किया जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस के खिलाफ है। इस ब्रीफिंग के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपनी ब्रीफिंग करती है, जहां कर्नल सोफिया कुरैशी बताती हैं कि कैसे पाकिस्तान ने टर्किश मेड सुंगार ड्रोन्स यूज करे अटैक के लिए। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। ये 36 लोकेशंस पर लॉन्च करे गए थे और एक कोऑर्डिनेटेड एयर असॉल्ट था। व्योमिका सिंह एक और चीज बताती हैं कि जिस दौरान पाकिस्तान अपने ड्रोन अटैक कर रहा था, उन्होंने अपनी सिविल एयर स्पेस खुली रखी। Pakistan's irresponsible behavior again came to fore. Pakistan did not close its civil airspace despite it launching a failed unprovoked drone and missile attack on 7th May at 8:30 hours in the evening. ताकि अगर पाकिस्तान की ड्रोन अटैक के खिलाफ इंडिया अटैक करता है तो सिविलियंस भी मारे जा सकते हैं। इस ब्रीफिंग में बताया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान की तरह नहीं है जो रिलीजियस प्लेसेस को अटैक करेगा। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूँ कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। जबकि कई किलोमीटर दूर तमिलनाडु के कूडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक सिक्योरिटी ड्रिल हो रहा है। मैसेज बहुत साफ है, इंडिया की मोस्ट सेंसिटिव एसेट्स को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। इस ब्रीफिंग के 2 घंटे बाद जैसी ही रात होती है, जम्मू में ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है। जम्मू ही नहीं, सांबा, फिरोजपुर, पठानकोट और श्रीनगर में ड्रोन दिखते हैं। अब जहां इंडिया काउंटर ड्रोन सिस्टम्स को यूज करता है अपने सिविलियंस को बचाने के लिए, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि मदरसा के स्टूडेंट्स अवेलेबल है पाकिस्तानी आर्मी के लिए। जहाँ तक मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं, जो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले दिन लड़ाई जम्मू एंड कश्मीर से IMF के वॉशिंगटन DC हेडक्वार्टर्स में होती है, जहाँ डिस्कशन किया जा रहा है कि क्या IMF पाकिस्तान को $1.3 बिलियन का लोन देगी या फिर नहीं। इंडिया वार्निंग देता है कि ये पैसा पाकिस्तान टेररिज्म को फंड करने के लिए यूज करेगा। इंडिया वोटिंग के दौरान एब्सटेन कर लेता है ताकि पाकिस्तान को ये लोन मिले, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को ये लोन मिलता है। नाइजल क्लार्क जो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF के, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने प्रोग्रेस करी अपनी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, जिसकी वजह से वो ये लोन अप्रूव कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान में खींची हुई एक फोटो वायरल हो जाती है। पिक्चर में किसी का फ्यूनरल हो रहा है। अब किसका फ्यूनरल है ये नहीं हमें पता, पर ये जो आदमी है वो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हाफिज अब्दुल राउफ है, जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर का भाई। और उसके साथ मौजूद है पाकिस्तानी मिलिट्री के लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल राव इमरान सरताज
ब्रिगेडियर मोहम्मद शब्बीर, मलिक सोएब अहमद बर्द और डॉक्टर उस्मान अनवर। This person here is a sanctioned terrorist under the American sanctions regime. His name is Hafiz Abdur Rauf. He's a brother of the founder of terrorist groups that you're mentioning. Look who's behind him, Pakistani military. अगले दिन सुबह के 3 बजे इंडिया पाकिस्तान के कई एयर बेसिस पर अटैक करता है। खान बेस में आके गिरा है। ये रावलपिंडी में नूर खान, चकवाल में मुरीद और झंग में रफीकी। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का एक मेजर ऑपरेशन हब है जहां एविएशन कैडेट्स को ट्रेनिंग भी मिलती है। मुरीद एयरबेस पाकिस्तान के कॉम्बैट ड्रोन्स के लिए एक स्ट्रेटेजिक साइट है और रफीकी एयरबेस 10,000 फुट का रनवे है जो एक बहुत ज़रूरी इमरजेंसी लैंडिंग साइट है। अगर आप नोटिस करोगे तो जो एस्केलेशन लैडर है वो बहुत प्रिडिक्टेबल है। 8 मई को पाकिस्तान ने पठानकोट एयरबेस को अटैक करने की कोशिश करी, जिसके जवाब में इंडिया ने इन एयर बेसेस को अटैक किया। इस अटैक के 2 घंटे बाद पाकिस्तान के सरकारी न्यूज चैनल पर एक खबर आती है, पाक फौज की जानिब से भारतीय जारहियत के खिलाफ ऑपरेशन बनियान और मरसूम शुरू कर दिया गया। पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल्स इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट पर कई लोकेशंस को टारगेट करते हैं। इधर ना बहुत जोर से लाल रोशनी आई और इधर आके ना बहुत जोर से धमाका हुआ जैसे पटाखा चलता है। बड़ी लाल रोशनी हुई मैंने देखी, उसके बाद सब दिल कांप गया, अंधेरा अंधेरा सा आ गया। इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है, जिसके बाद इंडियन आर्मी कहती है कि इन ड्रोन्स को हमारा सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के दौरान LOC पर बमबारी चालू है और इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। रजौरी में एक शेल राजकुमार थापा के घर में गिरता है, जो रजौरी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर थे। सुबह 7 बजे खबर आती है कि राजकुमार जी का देहांत हो गया और 1 घंटे बाद रिपोर्ट्स आने लगती हैं कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर कितना बड़ा डैमेज हुआ है। डॉक्टर नित्यानंदम, जो तक्षशिला इंस्टीट्यूट के हेड हैं जियोस्पेशियल रिसर्च प्रोग्राम के, वो इस चीज़ को कंफर्म करते हैं। सुबह 11 बजे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। Pakistani claims about activities that they have undertaken continue to be heavy on lies, misinformation and propaganda. विंग कमांडर व्योमिका सिंह कहती हैं कि पाकिस्तान ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की कोशिश करी इंडिया। In a deplorable cowardly act, targeting of civilian infrastructure also had taken place, where Pakistan attacked the Medicare center and school premises at the air bases of Srinagar, Avantipur and Udhampur, yet again displaying irresponsible targeting of our civilian infrastructure. और इसी ड्रोन अटैक में एक इंडियन सोल्जर सुरेंद्र सिंह मोगा शहीद हो जाते हैं। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को तोड़ने के लिए इंडियन एयर बेसेस की टाइम स्टैम्प फोटोज दिखाई गई, ये प्रूव करने के लिए कि हमारे एयर बेसेस अनडैमेज्ड है। पर ये ब्रीफिंग बहुत एक टेंस मोमेंट पर खत्म होती है जब विंग कमांडर व्योमिका सिंह कहती है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स आगे बढ़ रहे हैं। Pak military has been observed to be moving their troops into forward areas, indicating offensive intent to further escalate the situation. दोपहर में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो मिनिस्टर जयशंकर से वापस बात करते हैं और वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी कॉल करते हैं। दोपहर के 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग चेयर करते हैं अपने घर 7 लोक कल्याण मार्ग पर, जिसके बाद एक बहुत बड़ी खबर आती है जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक दर कहते हैं कि पाकिस्तान एस्केलेट नहीं करेगा अगर इधर इंडिया भी एस्केलेट नहीं करता तो। 2 घंटे बाद 3:35 PM एक सिक्योर मिलिट्री लाइन जो इंडिया और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच बनाई गई है, उस पर एक कॉल आता है। थोड़ी देर बाद विक्रम मिश्री अनाउंस करते हैं कि दोनों देशों ने डिसाइड किया है कि शाम के 5 बजे बाद कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं लिया जाएगा। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस बात को कंफर्म करते हैं और इस चीज़ का क्रेडिट लेता कौन है सबसे पहले? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो लिखते हैं कि दोनों देशों के कॉमन सेंस की वजह से एक इमीडिएट सीज फायर क्रिएट कर दी गई है। अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर एक बैलेंस ट्वीट करते हैं कि दोनों देशों ने डिसाइड कर लिया कि वो फायरिंग और मिलिट्री एक्शन बंद करेंगे और इंडिया टेररिज्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाता रहेगा, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ढोल पीटने लग जाते हैं। ये अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। 24 करोड़ आवाम ने अपने शेरों और शाहीनों पर वालेहाना मोहब्बत के फूल बरसाए। अब इंडियन सरकार सीज फायर तो अनाउंस करती है, पर वो एक कंडीशन भी डालते हैं कि अगली बार जब एक टेरर अटैक होगा तो उसको एज एन एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाएगा। यानी कि अगले टेररिस्ट अटैक के बाद भी पाकिस्तान को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एक मिलिट्री एक्शन होगा।
और ये इसी वजह से हो रहा है ताकि पाकिस्तान की डिटरेंस कॉस्ट बढ़े, जो अगर इस अटैक के पहले इधर थी तो अब वो इधर हो गई। कुछ घंटे बाद CNN ये आर्टिकल पब्लिश करता है, वाइस प्रेसिडेंट वैंस स्टेप्ड इन एंड कॉल्ड PM मोदी आफ्टर रिसीविंग अलार्मिंग इंटेलिजेंस। अब ये अलार्मिंग इंटेलिजेंस क्या हो सकती है कि चाइना इंडिया को अटैक करने की कोशिश कर रहा है या फिर पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। अब वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंडियन साइड या फिर पाकिस्तानी साइड टू रियली एक्सपैंड दिस क्लेम। पर कुछ घंटे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये आर्टिकल पब्लिश किया। जब इंडिया ने पाकिस्तान के रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस को अटैक किया तब अमेरिकन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स सडनली बहुत डर गए, क्योंकि ये एयरबेस की बात नहीं है, इसके पास में ही पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन का हेडक्वार्टर्स है, जिनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान के 170 से करीब न्यूक्लियर वेपन्स को ओवरसी करना। और इसी मोमेंट वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने रियलाइज किया कि बात बद से बदतर हो सकती है एंड ही इमीडिएटली कॉल प्राइम मिनिस्टर मोदी। इस आर्टिकल में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी सुनी जरूर पर कोई कमिटमेंट नहीं दी। अब दो सवाल हैं, या तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स को खतरा था या फिर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने की सोच रहा था। पहली चीज़ ज़्यादा लाइकली है दूसरी चीज़ से, मेरे हिसाब से। क्यों? इस आदमी की वजह से, जनरल खालिद किदवाई, जिन्होंने 23 साल पहले 2 इटालियन फिजिसिस्ट से बात करी थी। जनरल खालिद पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के हेड थे। ये वही डिवीजन है जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स को ऑपरेट, मेंटेन और सिक्योर रखता है। जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन का हेड है वो शायद पाकिस्तान का 2nd या 3rd मोस्ट पावरफुल पर्सन है। 2002 में लैंडो नेटवर्क, जो इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की मदद करता है, उन्होंने पाकिस्तान को एक प्रपोजल भेजा था कि वो उधर आना चाहते हैं। इसलिए 2 इटालियन फिजिसिस्ट पाओलो कोटा रमीसिनो और मोरिजियो मार्टिलेनी ने जनरल खालिद किदवाई से बात करी। उन्होंने जनरल किदवाई से पूछा इस विजिट के दौरान कि आप हमें बताओ कि आप न्यूक्लियर वेपन्स कब यूज करोगे। जनरल किदवाई ये रिप्लाई करते हैं, और ये मैं सोर्सेज आपको लिंक कर दूंगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो कहते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स तब यूज करेंगे जब पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस ही दांव पर है। और वो 4 रेड लाइंस के बारे में बात करते हैं। पहली, जब इंडिया पाकिस्तान को अटैक करता है और हमारी टेरिटरी छीन लेता है। जब इंडिया अपनी लैंड या फिर एयर फोर्सेस से एक बड़े हिस्से को ही नष्ट कर देता है। जब इंडिया पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैद कर देता है, और जहां इंडिया पाकिस्तान को पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। पर इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने ऐसी कोई मूवमेंट नहीं देखी जहां हमें ये लगा कि इंडिया इज वेरी क्लोज टू एनी ऑफ दीज रेड लाइन्स। इंडिया एक्चुअली बहुत दूर है इन रेड लाइन्स से, विच इज वाई द सेकेंड क्वेश्चन इज नॉट एज रियलिस्टिक फॉर मी। अब ये जरूर हो सकता है कि US और दूसरी कंट्रीज को डर लगने लग गया कि अगर इंडिया इतनी पास आ सकता है पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन के हेडक्वार्टर से, तो न जाने क्या हो जाएगा। इसलिए डर के मारे दे मीडिएटेड टू मेक श्योर कि सीजफायर हो जाए। पर द प्रिंट की रिपोर्ट के हिसाब से ना US ने कुछ मीडिएशन करी और ना JD वैंस ने न्यूक्लियर इंटेलिजेंस के बारे में बात करी। एक और चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है कि वॉर इज लाइक गेम थ्योरी, या फिर एक चेस गेम की तरह होती है, स्पेशली व्हेन इट इज कनेक्टेड टू न्यूक्लियर वेपन्स। जैसे इंडिया की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी है नो फर्स्ट यूज, विच मीन्स कि इंडिया सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगा। और ये क्यों है? ये इसलिए है ताकि किसी भी इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के बीच दोनों को सर्टेनिटी हो कि दोनों एक्टर्स क्या करने वाले। अगर मान लो इंडिया ये कहता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स पहले यूज़ कर सकते हैं, तो पाकिस्तान को लगेगा अरे इंडिया करने वाला है, उससे पहले हम कर देंगे। पर क्योंकि इंडिया की ऑफिशियल पॉलिसी नो फर्स्ट यूज़ है, इसलिए कम से कम पाकिस्तान के पास हर बार क्लैरिटी रहती है कि जब वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने जा रहे हैं, दे विल बी द फर्स्ट वंस। और इस सर्टेनिटी की वजह से ही एक न्यूक्लियर वॉर अवॉइड हो सकती है। अब कुछ साल पहले इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने ये ज़रूर कहा था कि वो सोच रहे हैं इस पॉलिसी को चेंज करने का। ये बात सच है कि यहाँ तक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है, उसमें नो फर्स्ट यूज, ये आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पर ऑफिशियली इंडियाज पॉलिसी इज कंसिस्टेंट ऑफ नो फर्स्ट यूज। तो एनीवे, अब सच क्या है झूठ क्या है, हमें ये पता है कि सीज फायर मीडिएट कर दी गई और वो स्टार्ट हो गई। और नोट, कुछ ही घंटे बाद ड्रोन साइटिंग्स और फायरिंग देखी गई जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान और गुजरात में। जिसके बाद इंडिया ने बोला कि हाउ कैन पाकिस्तान जस्ट वायलेट द सीज फायर एग्रीमेंट सो क्विकली। इंडिया ने ये भी बोला कि पाकिस्तान ने ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करी जब उन्होंने टॉप न्यूक्लियर अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई, ये डराने के लिए दुनिया को कि हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकते हैं। पर पाकिस्तान ने बोला कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो ही नहीं सकती।
तो नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, न्यूज़ के हिसाब से अब सीज फायर होल्ड होगी, देयर आर नो रिपोर्ट्स ऑफ एनी न्यू अटैक्स। अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया ने प्लेन खोया है या फिर नहीं। बेस्ड ऑन द वेग रिस्पॉन्सेज जो हमें इंडियन सरकार और आर्म फोर्सेस से मिले, वो है कि मोस्ट लाइकली हमने खोया होगा। बट लाइक द इंडियन आर्म फोर्सेस है कि हमने कोई पायलट नहीं खोया है। और आप किसी भी मिलिट्री एक्सपर्ट से पूछोगे ना, द वैल्यू ऑफ अ ट्रेन पायलट इज अ लॉट मोर देन द वैल्यू ऑफ एन एयरक्राफ्ट। हमें ये फोकस करना चाहिए कि स्ट्रेटेजिकली हमें क्या मिला, और स्ट्रेटेजिकली हमने पाकिस्तान के लिए डिटरेंस कॉस्ट बहुत इंक्रीज कर दी है। कई लोग बहुत डिसअपॉइंटेड है कि इंडिया ने सीज फायर एक्सेप्ट कर ली, पर ये वो लोग हैं जो नाश्ते में जी न्यूज़ खाते हैं और रात को आज तक, और उनको लग रहा था कि इस्लामाबाद कब्जे में है। भैया ऐसे कोई वॉर नहीं होती। न्यूक्लियर वेपन्स कोई बच्चे के खिलौने नहीं है। इंडिया को कोई वॉर की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को हराने के लिए। इंडिया इज ऑलरेडी विनिंग। इंडियाज इकोनॉमी इज 11 टाइम्स लार्जर देन पाकिस्तान एंड इज ग्रोइंग 4 टाइम्स फास्टर। और इस डोमिनेशन को कंटिन्यू रखने के लिए हमें अपनी इकोनॉमी, लोगो, डिप्लोमेसी और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में इन्वेस्ट करना होगा। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का मतलब वो देश जो खुद अपने हथियार बनाते हैं। अब पाकिस्तान में जरूर मिलिट्री जनरल्स ये बोलेंगे कि हमने इंडिया को हरा दिया। वो बोलेंगे कि इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और अगर आपने मिलिट्री को सपोर्ट नहीं किया तो इंडिया हमें जिंदा खा जाएगा। पर पाकिस्तानीज ये रियलाइज नहीं करते दैट पाकिस्तान इज पाकिस्तान्स वर्स्ट एनिमी, नॉट इंडिया। पाकिस्तान को IMF के पास जाना पड़ता है लगातार, इंडिया की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि उनका पूरा देश मिलिट्री के हाथों में है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि पाकिस्तान के बारे में एक बहुत फेमस कहावत है कि हर देश की एक आर्मी होती है, पर पाकिस्तान में आर्मी का एक देश है। कुछ लोग ये जरूर बोल रहे थे कि हम ये जंग लड़ी क्यों रहे, वी शुड डी-एस्केलेट, दिस इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। पर हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि शायद जो ह्यूमैनिटी ने सबसे खतरनाक वेपन क्रिएट किया है, द न्यूक्लियर बॉम्ब, उसकी वजह से ही डिटरेंस कॉस्ट इतनी बड़ी है कि उसकी वजह से हमारी दुनिया में अब रिलेटिवली पीस है। कई बार वॉर बहुत ज़रूरी होती है पीस और शांति के लिए, और ये वही एग्जाम्पल है। इंडिया ने मिलिट्री ऑपरेशन किया डिटरेंस कॉस्ट बढ़ाने के लिए, ताकि हमें पीस मिल पाए। अब आप ये ज़रूर बोल सकते हो कि ये चीज़ मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, क्योंकि ना मेरे कोई फैमिली मेम्बर्स बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, ना मेरा घर बॉर्डर पर है, तो मैं तो सेफ ही हूँ। जब मैं इस वीडियो के बारे में अपनी टीम से बात कर रहा था, मेरी टीम मेंबर अंतरा ने मुझे बताया कि महाराष्ट्र में और मराठी लोगों के बीच एक बहुत फेमस कहावत है, शिवाजी जन्मावा पण शेजारच्या घरात, जिसका मतलब है कि शिवाजी का जन्म जरूर होना चाहिए, पर मेरे घर में नहीं, मेरे पड़ोसी के घर। और इसी वजह से कई लोग जो बोलते हैं ना वो कि जंग जरूर होनी चाहिए, बस मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर। और इसी वजह से हमें श्रद्धांजलि देनी चाहिए उन लोगों और परिवारों को जिनके जख्म मुझ जैसे लोगों से कई ज्यादा गहरे हैं। जैसे ही द सेंटेंस वाज नॉट इवन प्रॉपर्ली फिनिश्ड, they shot him here, so nothing left. हाँ भाई, दुख तो है भाई, शहीद होते हैं दोनों मुल्क में जो भी आर्मी के लोग हैं, उनके लिए दुख तो होता है, क्योंकि जंग का मतलब सॉल्यूशन नहीं है, जंग से बड़ा नुकसान होता है। लेकिन आज इस भाई ने हमें ऑपरेशन सिंदूर के जो बारे में बताया ना, कि किस तरह इंडिया ने शुरुआत की। इंडिया ने पहले बोला कि भाई ये अटैक वगैरह नहीं करो, हमारे इन्होंने अभी तस्वीरें भी दिखाई, हमारे वाले मान नहीं रहे, उधर वहाँ जो नुकसान हुआ है वो भी नहीं मान रहे। और इस भाई ने जो है हमें दिखाए प्रूफ कि भाई ये देखिए भाई, वो भावलपुर में हुआ है या वो सुबह अल्लाह, या जो भी एक तस्वीरें दिखाई कि कितना इंडिया ने नुकसान किया है हमारे यहाँ, और बहुत 100 से ज़्यादा वो लोग मार भी दिए। तो ये बड़ी बात है। और फिर भाई जो एक बताया ना कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, जनाज़े नमाज, वो भी बोल रहे हैं कोई बड़ा कोई टेररिस्ट है, और वो प्रूफ दे रहे हैं कि भाई इसके पीछे मिलिट्री खड़ी हुई है। तो ये मतलब टेंशन की बात है कि एक टेररिस्ट मतलब नमाज पढ़ा रहा है। ये इंडिया का इल्ज़ाम है, हमारे यहाँ इल्ज़ाम नहीं लगा सकते ना, हम तो उनको वो रिलीजियस के हिसाब से देखते हैं कि भाई ये कोई मौलाना है या ये पैगाम देते हैं अमन का। और कश्मीर की वजह से थोड़ा बहुत इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, बाकी वो अमन वाले हैं। लेकिन जिस तरह भाई हमें एक्सप्लेन कर रहा है ना कि हमारे वाले आम जनता को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके मुताबिक कि आम जनता जो इन लोग हैं वो एयर स्पेस भी खोल दिया ताकि इंडिया हमला करे, तो आम जनता है ना उन पर थोड़ा नुकसान हो, फिर हम सिंपैथी कार्ड खेलें भाई हमारे यहाँ मासूम जान गई है। तो ये इनका कहना है, बट हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, हमारे यहाँ जश्न हो रहा है भाई, बड़ी खुशियाँ हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर हमें मुबारकबाद दे रहा है, ऐलान कर रहा है 10 मई को अभी
हम जो है खुशी का दिन करेंगे, हर साल ये दिन मनाएंगे। तो ये हमारे यहाँ बातें हो रही हैं, लेकिन इनके कहने के मुताबिक ना कि इन्होंने बड़ी कोशिश की अमन के लिए। इंडिया बड़ा मतलब कोशिश करता रहता है कि भाई अमन हो, शांति से तरक्की करें, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ होती है और उसके पीछे जो चाइना है, क्योंकि हमने भी वीडियो देखी है। हालांकि चाइना दोस्त है हमारा, चाइना हमें हमेशा सपोर्ट करता है, लेकिन चाइना जो है ना वो कहीं ना कहीं इंडिया को गिराने की कोशिश भी करता है। तो इंडिया को ये भी सोचना चाहिए कि उनके यहाँ चाइना को भी थोड़ा मतलब कंट्रोल करें, कि वो अभी सपोर्ट करता है तब भी आपके यहाँ तबाही होती है। बाकी आपने रेफरेंसेस जो दिए महाभारत के, जो आपने हमें बताए, तो हम भी देख रहे हैं। हमें पता है कि जब कृष्णा जी गए थे कि भाई अभी तुम जो है ना इनको दे दो, वो कुछ गांव 5 गांव मांगे थे, कितने? 5 गांव दे दो तो बस मसला हल हो जाए। वो 5 गांव कृष्णा जी मांगने आए तो हरामी दुर्योधन कहता है सुई जितना भी नहीं दूंगा। तो फिर कृष्णा जी ने असली रूप में बोला कि भाई युद्ध होगा, अब तुम लोग अमन नहीं चाहते ना तो अभी हम युद्ध करेंगे। तो इंडिया भी यही कहता है अमन नहीं तो फिर हम हर बार आपको ऐसे सबक सिखाएंगे। और अमेरिका भी बाद में आया, पहले कह रहे थे कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, पाकिस्तानी और इंडिया का अपना मसला है, हम बीच में नहीं आएंगे। लेकिन जब देखा हमारे यहाँ कुछ साजिश हो रही है, वो बड़ा एटम गोला कुछ उसको मतलब तैयार कर रहे हैं, या फिर उसमें क्या सच्चाई है, बड़ी सी बातें अफवाहें चल रही थी कि भाई पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। तो फिर जाके अमेरिका कूद पड़ा है, भाई ये क्या कर रहे हो, ऐसे ना करो, नॉर्मल बातचीत, जहाँ थोड़ी बहुत जंग चलेगी ठीक है, एटम बम वाली जंग ना करो, वो खतरनाक जंग है, उससे बड़ा नुकसान होगा। और ये बनाया ही क्यों यार, जिसने भी बनाया ना गलत किया। ये एटम बम जो है ना ये नुकसान है यार, हमें भी इस एटम बम ने डरा दिया है। इंडिया वाले भी अभी कह रहे हैं नो फर्स्ट यूज नहीं, अभी हम भी यूज करेंगे। पहले वो भी इंतजार में थे कि हम पहले बार नहीं करेंगे, लेकिन अभी वो अपनी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं कि अभी हम फर्स्ट यूज करें। अगर कोई हमारे यहाँ पहल करेगा ना हम भी उड़ाएंगे एटम बम। एटम बम ने हमें बहुत डरा दिया है। बाकी ये जो आज ऑपरेशन सिंदूर बताया ना, दुख होता है जान के यार। सही बात है, ऑपरेशन सिंदूर जो इन्होंने भाई कामयाब इनका हो गया ऑपरेशन सिंदूर, भाई हमारी 9 जगहों पर हमला कर दिया और वो कामयाबी हो गया। और पीस से नहीं होगा भाई, आप हमला करोगे और हमारी तरफ से पीस नहीं होगा ऐसे। बाकी जो ये अमेरिका है, अमेरिका पहले नहीं आ रहा था, पहले का आ रहा था लड़ो, हमसे हथियार लो, हमसे हथियार खरीदो। बाद में अमेरिका को रिपोर्ट मिल गई होगी कि भाई पाकिस्तान बड़ी तैयारी में है, इंडिया को ख़त्म करने की तैयारी में बड़ा गोला तैयार करा है, तो अमेरिका बीच में आ गया। ये मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका इस वजह से आया है। तो इंडिया भी अभी कहता है भाई अभी हम भी इंतज़ार नहीं करेंगे, हम भी लगा देंगे। भाई हम थोड़ी इंतज़ार करेंगे कोई तैयारी करे हमें मारने की, एटम बम लगाने की, तो हम भाई कहेंगे नहीं पहले लगाओ फिर हम। नहीं भाई अभी इंडिया भी आ गया है अपनी पर, कहता है नहीं अब हम भी हमला करेंगे। और चाइना जो है उसका हमें भरपूर सपोर्ट है भाई, ऑफिशियली सपोर्ट करता है, सरेआम करता है, तो हमें भी पावर मिलता है ना भाई, हथियार मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, तो हम भी तो लड़ेंगे ना। तो चाइना को भी संभालो, अगर उसको समझा सकते हो तो उसको समझाओ अपने तरीके से। सपोर्ट मिल रही है हम भी लड़ेंगे ना। तुर्की भी हमें खुलेआम सपोर्ट कर रहा है, हथियार भेज रहा है। इनको भी तो इसराइल सपोर्ट कर रहा है ना, इंडिया वालों को भी। हाँ इसराइल भी करता है, वो भी हमारा बड़ा दुश्मन है भाई। पहले रूस वाले, फ्रांस वाले की सारे मिलजुल कर इंडिया वालों को सपोर्ट भी करते हैं ना। और देखो ना ये पहलगांव में वाकया हुआ है वो इंडिया की वजह से हुआ है, लापरवाही की वजह से हुआ है। देखो ना पहलगांव में टेररिस्ट ने हमला किया, आपने तो फौरन भाई ऑपरेशन सिंदूर अनाउंस कर दिया, लोगों के ऊपर भाई जहाज पे सीधा अटैक कर दिया। भाई ऐसे युद्ध शुरू हो जाते हैं, रुकते नहीं है भाई। फिर पाकिस्तानियों ने भी काम शुरू कर दिया, तो फिर तो आपने भी कुछ बातें ना थोड़ी छुपा ली। आपका भी एयर डिफेंस है, वो भी तबाह हो गया, वो भी नहीं बता रहे थे। बाकी आप भी देखो अमन की बात करो भाई, प्यार मोहब्बत की, चाहे यहाँ से परमाणु चले या वहां से चले, मरेंगे दोनों तरफ से लोग, लाखों करोड़ों। आप भी बस बोलते बस ये बस महाभारत में कृष्णा जी ने बोला युद्ध करो, भाई युद्ध भी तरीके कार करो, तलवार और घोड़ों वाला हो ना, फिर मजा हो। ये परमाणु वाला बम है ना, ये तो पूरे दुनिया को तबाह और बर्बाद कर देगा ना। जासू भी कहता है भाई वो तो बुढ़ा सटिया गया है, मदरसे के लोग भी तैयार है, बच्चे सब तैयार है भाई हमारे देश के ऊपर जो भी आएगा फिर तैयार होंगे ना सारे के सारे। भाई अमन की बात करो, चाइना तो बोलेगा भाई इनको ठोको, इंडिया वालों की जो जीडीपी बढ़ रही है इनको नीचे आओ। अमेरिका वाले भी बोलेंगे भाई ये ज्यादा उड़ रहा है, थोड़ा इसके पर काटो,
इंडिया वाले भी समझते नहीं है ना, बस थोड़ा भी इनको कोई चूरन देता है भाग जाते भाई आगे फौरन। बिल्कुल पहले तहकीकात करो। आपको कैसे पता चला पाकिस्तान में 9 जगह पर टेररिस्ट, पूरे वर्ल्ड को ले आते ना, जैसे फिल्मों में भाई उन गुंडों को पकड़ते यू आर अंडर अरेस्ट, तो आप उन पूरी जमात को लेकर पकड़ो ना उनको सीधे ही सीधे। आप रात के अंधेरे में ढस ढस ढस, तो फिर तो ये युद्ध तो शुरू होगा ना। सच्चाई है ना, आप भी बर्दाश्त करो थोड़ी मेरी जान। हमारे वाले ना बड़े होशियार हैं, वो एटम बम रखे हुए हैं। वो कहते हैं तो थोड़ा इंडिया हरकत करे तो हम लगाएंगे, हम तो मरे हुए हैं, तुम्हें भी मारेंगे। तो यही तो हमें भी मराएगी ना भाई इनकी हरकतें। अमन से तरक्की करें भाई, इंडिया अभी वो बोल रहे कितना तरक्की करें, हर चीज में आगे जा रहे हैं। हमारे वाले विदेशी में लोन दो तो जंग करें, लोन पे चल रहे हैं हम। यही हमें बदनामी का धब्बा है कि हम लोन पे जी रहे हैं, और वो तरक्की करें 11 मरतबा ज़्यादा हमसे आगे हैं वो इकोनॉमी में, हर चीज़ में। यहाँ पे उनका सिक्के का राज है, रुपए की बड़ी उनके यहाँ कीमत है। और मीडिया थोड़ा उनका फेल हो गया इस बार, जो ये बताया ना कि लाहौर फतेह कर लिया, इस्लामाबाद में हमने आगे। तो ये थोड़ा मीडिया वॉर में मीडिया प्रोपेगेंडा करता है, बाकी इंडिया बहुत आगे। और दुख होता है बस, ये ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा दुख है। उन्होंने भी भाई बर्दाश्त किया है। कुछ लोग बोल रहे हैं 26/11 हुआ था ना जब कसाब गया था, तो प्रूफ दिए थे, हमारे जज ने बोला नहीं ऐसा नहीं है। तो इंडिया ने तभी बोला कि ये मानते हैं इनको ठोको, तो इसलिए वो ठोक रहे हैं और हमारे वाले जश्न कर रहे हैं। क्या करें।